लॉ अबाइडिंग सिटीजन साल 2009 में आई अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्टर एफ केरी ने डायरेक्ट किया था। जबकि इस फिल्म की IMDb रेटिंग 7.4 है, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 126 मिलियन से भी ज्यादा का बिजनेस किया था। इसीलिए समय को ना गवाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। फिल्म की शुरुआत में हमें एक आदमी और उसका परिवार दिखाया जाता है, जिसमें उसकी बीवी और एक बच्ची है। उस आदमी का नाम क्लाइड होता है। देखने से महसूस होता है कि क्लाइड और उसका परिवार काफी खुशहाल है। एक दिन रात को क्लाइड अपनी बेटी से बात कर रहा होता है, तभी अचानक उनकी डोरबेल बजती है। क्लाइड गेट को खोलने जाता है और जैसे ही क्लाइड गेट खोलता है, उसके सर पर कोई बहुत जोर से बेसबॉल बैट से वार करता है। क्लाइड नीचे गिर जाता है और वो लोग क्लाइड को मारने लगते हैं। क्लाइड की आवाज सुनकर उसकी बीवी भी उसे बचाने आ जाती है, पर उन्हीं बदमाशों में से एक बदमाश उसकी बीवी को भी मारने लगता है। और बस यही नहीं, वो क्लाइड के सामने ही उसकी बीवी का रेप कर देता है। उधर क्लाइड और उसकी बीवी की चीखें सुनकर उनकी बेटी भी उनके पास आ जाती है और उन्हीं में से एक बदमाश जिसका नाम डार्बी होता है, क्लाइड के सामने ही क्लाइड की बेटी को भी मार देता है। ये सीन बहुत ही दर्दनाक होता है। जिसके बाद अब आगे हमें एक निक नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो कि पेशे से एक वकील है और वो क्लाइड का मुकदमा लड़ रहा है। निक को हम उसके साथी के साथ बात करते हुए सुनते हैं कि क्लाइड का केस थोड़ा सा कमजोर हो गया है और अब हमारे पास समझौता करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। डार्बी का वकील निक के साथ समझौता कर लेता है, जिसमें डार्बी सरकारी गवाह बनके खुद के किए हुए सारे जुर्म अपने साथी पर डाल देता है। अब निक यही बात क्लाइड को बताने आता है, लेकिन इसे सुनकर क्लाइड नाराज हो जाता है क्योंकि डार्बी ने उसके सामने ही उसकी बीवी और उसकी बेटी की हत्या की होती है। वो निक को बार बार बोलता है कि डार्बी गुनहगार है और उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन निक बोलता है कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है क्लाइड, हमें ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो हम ये केस हार जाएंगे और वो दोनों छूट जाएंगे। निक और क्लाइड दोनों में बहस होती है और क्लाइड रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज उसके साथ समझौता मत करो, पर निक पहले ही समझौता कर चुका होता है। अब हम देखते हैं कि कोर्ट रूम में समझौता हो जाता है और डार्बी को थोड़ी ही सजा होती है, जिसे देखकर क्लाइड बहुत दुखी होता है क्योंकि वो जानता था कि उस जुर्म का असली गुनहगार तो डार्बी था। क्लाइड वहाँ से चुपचाप चला जाता है। उधर निक समझौता कराकर अपने घर आ जाता है, जहाँ पर हम उसकी बीवी को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट है। और अब सीधे कहानी 10 साल के बाद दिखाई जाती है, जहाँ हम निक की बेटी को देखते हैं। वो आम दिनों की तरह ही ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। उसकी बीवी उसे उसके परिवार पर ध्यान देने के लिए बोलती है क्योंकि निक ज्यादातर समय काम में ही बिजी रहता था। वो ऑफिस आ जाता है, जहाँ पर वो और उसके असिस्टेंट एक क्रिमिनल के एग्जीक्यूशन पर जाते हैं, जहाँ वो क्रिमिनल बोलता है कि वो उस गुनाह की सजा काट रहा है जो उसने किया ही नहीं है। दरअसल वो क्रिमिनल एम्स होता है, जिसे निक ने डार्बी की जगह सजा दिलाई होती है। उसके एग्जीक्यूशन में उसके शरीर के अंदर कुछ ड्रग्स इंजेक्ट करने थे, जिसकी वजह से वो बिना तड़पे मर जाएगा। पर जैसे ही उसके शरीर के अंदर वो ड्रग्स इंजेक्ट किए जाते हैं, वो तड़प तड़प कर मर जाता है। सभी देखकर हैरान हो जाते हैं। पुलिस उस मशीन के पास छानबीन करती है, जहां उनको एक अलग कंपाउंड मिलता है जिस पर ये लिखा होता है कि डोंट फाइट फेट, यानी कि किस्मत से लड़ना बेकार है। जिसे सुनकर निक बोलता है कि यही बात मुझे एम्स ने ट्रायल सेशन के दौरान भी बताई थी। और निक अंदाजा लगाता है कि शायद डार्बी ने इस कंपाउंड को चेंज करके एम्स की जान ली है। उधर दूसरी ओर अब हम डार्बी को देखते हैं, जिसे एक कॉल आता है और तभी हमें पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज भी सुनाई देती है। वो आदमी उसे कॉल पर पुलिस से बचने के इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, जहां वो उसे एक गोडाउन में खड़ी गाड़ी तक पहुंचा देता है। लेकिन डार्बी अपनी आदत से मजबूर उस गाड़ी में बैठे इंसान को मारने की कोशिश करता है और जैसे ही वो उस गन से गोली चलाने लगता है, वो क्लाइड के जाल में फंस जाता है। दरअसल वो आदमी कोई और नहीं बल्कि क्लाइड होता है और उसने पहले ही उस गन के हैंडल पर टेट्रोडोटॉक्सिन नाम का कंपाउंड लगा दिया होता है, जिसकी वजह से डार्बी को पैरालिसिस का अटैक पड़ जाता है। अब हमें आगे फिल्म में दिखाया जाता है कि क्लाइड डार्बी को उठाकर एक वेयर हाउस में ले जाता है, जहां बहुत सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और एक ऑपरेशन थिएटर होता है। वो वहां डार्बी को जिंदा रखकर बहुत ही बुरी तरह तड़पा के मारता है। वो डार्बी के शरीर के 25 टुकड़े करता है। उधर निक को भी अब शक हो जाता है कि डार्बी के साथी की मौत भी शायद डार्बी की वजह से नहीं हुई है, क्योंकि उसको मारने वाला आदमी बहुत शातिर है और डार्बी बहुत ही वायलेंट।
इसीलिए उसे क्लाइड पर शक होता है और डार्बी की मौत उसका शक और गहरा कर देती है। वो अपने असिस्टेंट को क्लाइड की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बोलता है, जहाँ उसे पता चलता है कि क्लाइड एक जीनियस है जिसके नाम पर 2000 से भी ज्यादा पेटेंट है और उसने अभी हाल ही में अपने सारे पेटेंट बेचकर कुछ प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, जैसे कि वेयर हाउसेस, बंद पड़े गोडाउन्स और वो भी सब एयरपोर्ट, केमिकल प्लांट्स और रेलवे स्टेशंस के नजदीक। इतने सब सबूत काफी थे जो इशारा कर रहे थे क्लाइड की तरफ। पुलिस और निक मिलके क्लाइड को पकड़ लेते हैं। क्लाइड डार्बी के मर्डर को रिकॉर्ड करके वीडियो टेप निक के घर भेज देता है। वो मर्डर इतना ज्यादा ब्रूटल होता है कि निक की बेटी उस टेप को देखकर घबरा जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि जेल में निक और क्लाइड बातचीत कर रहे होते हैं, जहाँ निक क्लाइड का कन्फेशन रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, पर क्लाइड बहुत ही चालाक है। वो इतनी जल्दी कन्फेस करने वालों में से नहीं है, बल्कि वो उल्टा निक से सौदा करने की बात करता है, जिसमें वो एक बेड की मांग करता है। निक उसे ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन मजबूरन उन्हें उसे बेड और मैट्रेस देना पड़ता है। उधर निक अपनी फैमिली को भी हौसला देता है कि सब ठीक है और वो एक फेक वीडियो था। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कि क्लाइड पर मुकदमा चलाया जाता है, जहां निक उसे दोषी करार करना चाहता है, पर उसके खिलाफ सबूत ना मिलने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता है और मजबूरन जज को उसे बेल ग्रांट करनी पड़ती है। लेकिन तभी क्लाइड जज के ऊपर जोर जोर से हंसने लगता है और जज को कानून की कठपुतली बोलता है, जिसे सुनकर जज को गुस्सा आता है और वो क्लाइड की बेल को खारिज कर देती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद क्लाइड को बेल चाहिए ही नहीं थी। निक भी ये देखकर हैरान हो जाता है। वो जेल में क्लाइड से बात करने जाता है, जहाँ वो उससे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। क्लाइड अपने दोनों जुर्म निक के सामने कबूल कर लेता है, लेकिन जब निक वहाँ से जाने की कोशिश करता है तो क्लाइड उससे एक और कन्फेशन और सौदा करने की बात करता है। क्लाइड बोलता है कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मुझे किसी अच्छे रेस्टोरेंट से खाना चाहिए, जिस पर निक उसको ये बोलकर मना कर देता है कि तुम सौदा करने की सिचुएशन में नहीं हो और तुम्हारे पास अब हमें बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन क्लाइड निक को बोलता है कि ये सौदा मैं बिल रेनल्ड्स की जान के बदले में कर रहा हूँ, जिसे सुनकर निक वहाँ से बाहर आ जाता है। वो बिल रेनल्ड्स के बारे में पता लगाता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो डार्बी और एम्स का वकील था। निक उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, जहाँ उसे मालूम होता है कि वो तो 3 दिन से गायब है, जहाँ पर क्लाइड उनको बोलता है कि फिलहाल वो जिंदा है, लेकिन अगर मुझे मेरा लंच 1 बजे तक नहीं मिला तो उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। क्लाइड को उसका खाना मिल जाता है, लेकिन खाना उसे 8 मिनट लेट मिलता है। क्लाइड लंच करना शुरू करता है और वो बोलता है कि तुम 8 मिनट लेट हो, जल्दी जाओ और रेनल्ड्स को बचाओ। क्लाइड उन्हें रेनल्ड्स का पता बता देता है। निक और उसकी टीम रेनल्ड्स को ढूंढ लेते हैं, जहां उन्हें रेनल्ड्स एक कॉफिन में बंद मिलता है, लेकिन उसको ऑक्सीजन सप्लाई पूरी तरह से दी गई होती है। पर उनके 8 मिनट लेट होने की वजह से रेनल्ड्स मारा जाता है, क्योंकि उसकी ऑक्सीजन उतने ही टाइम के लिए सेट की गई थी। उधर क्लाइड अपने सेलमेट को जान से मार देता है। क्लाइड को वहाँ से निकालकर दूसरी सेल में शिफ्ट कर देते हैं। निक फिर से एक बार क्लाइड से मिलने आता है। क्लाइड और निक दोनों में बहस होती है, जहां क्लाइड बोलता है कि सब गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। निक उसे ऐसा करने से रोकता है। वो क्लाइड को उसकी बीवी और बेटी का वास्ता देने की भी कोशिश करता है, पर क्लाइड मना कर देता है। अब निक और उसका पार्टनर एक आदमी से मिलने जाते हैं, जो पहले कभी क्लाइड के लिए काम कर चुका था। वो उससे उसके बारे में पूछते हैं। वो बोलता है कि क्लाइड एक मास्टरमाइंड है और जो कुछ भी हो रहा है वो उसे पहले से प्लान कर चुका है, और जो वो करता है सब कुछ एक सोचा समझा स्टेप होता है, जिस पर निक बोलता है कि हम उसे रोक लेंगे। लेकिन वो आदमी कहता है कि उसे रोकना इतना आसान नहीं है, उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे मार दो। जहां आखिरी में वो ये भी बताता है कि जो भी उसकी बीवी और बच्चे वाले केस से लोग जुड़े हुए थे वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, जिसे सुनकर निक सबको चौकन्ना करता है और जज से मीटिंग करता है। वो उन्हें सारी सिचुएशन समझाता है। जज उनकी बातें सुनती है, पर बीच में ही उसका कॉल आ जाता है और जैसे ही वो फोन को रिसीव करती है उसके हाथ में ही उसका फोन ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर निक और कैंट्रेल दोनों घबरा जाते हैं। निक गुस्से से क्लाइड से मिलने जाता है। वो दोनों फिर से बहस करने लगते हैं। क्लाइड निक को उसके पूरे परिवार की डिटेल बताता है, जिससे निक नाराज हो जाता है और बोलता है कि मेरे बीवी बच्चों को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। निक बोलता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारा साथ देने वाले हर एक आदमी को सजा जरूर दिलाऊंगा। लेकिन क्लाइड फिर से उससे एक बार डील करने की कोशिश करता है और वो बोलता है कि मुझे यहाँ से आजाद करवाओ, नहीं तो मैं सबको मार दूंगा। वो बोलता है कि तुम्हारे पास सुबह 6 बजे तक का समय है, जाओ
और मुझे आजाद करवाने का रास्ता ढूंढो। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो मैं सबको छोड़ दूंगा, नहीं तो परिणाम बहुत बुरे होंगे। निक ये सब सुनकर फिर से उसकी पुरानी फाइल्स मंगवा लेता है और उनको पढ़ना शुरू करता है, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद हमें कोई नई जानकारी मिल जाए जिससे हम क्लाइड को कुछ भी करने से रोक सके। सुबह के 6 बज जाते हैं और निक की पूरी टीम डरी हुई है कि अब क्लाइड आगे क्या करेगा। निक सबको हौसला देता है और बोलता है कि हम थोड़ी देर आराम करेंगे और उसके बाद काम करेंगे। हम सब मिलकर क्लाइड को रोक कर दिखाएंगे। वो सबको घर जाने के लिए बोलता है क्योंकि वो सब पूरी रात से काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सब अपनी अपनी गाड़ियों के पास पहुंचते हैं, एक एक करके बॉम्ब ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं और इन्हीं बॉम्ब ब्लास्ट में निक की आधी से ज्यादा टीम मारी जाती है, जिसमें उसकी असिस्टेंट सैरा भी होती है। सारे सरकारी ऑफिसर्स मारे जाते हैं। निक मेयर से मिलने जाता है, जहां वो बहुत गुस्सा होती है कि अगर खूनी हमारे हिरासत में है तो वो खून कैसे कर रहा है। निक को क्लाइड के बारे में एक बात पता चलती है कि उसने पिछले 10 सालों से कोई क्रेडिट कार्ड या फिर कोई डेबिट कार्ड इस्तेमाल ही नहीं किया था। वो सिर्फ कैश इस्तेमाल करता है, कोई सबूत पीछे ना छोड़ने के लिए। निक इतने गुस्से में होता है कि वो क्लाइड को मारने लगता है। क्लाइड बोलता है कि मैं इस सिस्टम से लड़ रहा हूँ, ना कि तुमसे, और हम दोनों इसलिए आमने सामने हैं क्योंकि तुम इस सिस्टम का हिस्सा हो, और अगर तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे तो तुम भी मारे जाओगे। अब हम आगे देखते हैं कि निक और उसके बाकी के बचे हुए टीम मेंबर्स सैरा के फ्यूनरल पर आते हैं, जहां हम एक आदमी को देखते हैं जो कि कुछ ऑपरेट कर रहा होता है। निक और उसकी टीम फ्यूनरल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए निकल जाती है, लेकिन तभी उनकी गाड़ियों पर एक रोबो के जरिए से मशीन गन से हमला हो जाता है। निक की गाड़ी को छोड़कर हर गाड़ी पर हमला होता है। जोनस, जो इस केस पर निक का साथ दे रहा था, क्लाइड उसे भी उसकी गाड़ी उड़ाकर मार देता है। क्लाइड के लगातार मर्डर करने की वजह से मेयर अप्रैल पूरे शहर में कर्फ्यू लगा देती है। पूरा शहर क्लाइड से डर जाता है। सब निक को चौकन्ना रहने के लिए बोलते हैं। निक अपनी तलाश और गहरी कर देता है, इसीलिए वो इस बार क्लाइड की इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की जांच करता है और इस बार उसे कुछ मिल जाता है। वो जल्दी से दूसरे डिटेक्टिव के साथ उसी प्रॉपर्टी पर जाता है और उसको चेक करता है, और कमाल की बात ये होती है कि ये प्रॉपर्टी उसी जेल के ठीक बाहर होती है जिसमें क्लाइड को रखा गया होता है। वो दोनों वहाँ की जांच करना शुरू करते हैं। वो जगह एक वेयर हाउस की तरह होती है और वहाँ निक को ऐसी चीज दिखती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। वहाँ एक सुरंग होती है जो सीधा उसी जेल तक जाती है। क्लाइड हर सेल में सुरंग बनाता है और वो जिस काल कोठरी में होता है वो उसे सुरंग के आखिरी छोर से जोड़ कर रखता है। इसका मतलब उसने इसी काल कोठरी में आने के लिए अपने सेलमेट को मारा था। ये दोनों सुरंग से होते हुए निक के सेल तक जाते हैं, जहाँ इन्हें पता चलता है कि वो वहाँ है ही नहीं। इसका मतलब कि वो फिर से किसी की या तो जान लेने गया होता है या फिर उसकी प्लानिंग करने। वहाँ रखे हुए डॉक्यूमेंट्स को देखकर निक को पता चल जाता है कि वो सिटी हॉल में मेयर को मारने गया है और अब बारी थी निक की इस बाजी को जीतने की। वो सिटी हॉल में बिना क्लाइड की नजरों में आए उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। निक सिटी हॉल में आके मेजर इवेंट्स की लिस्ट चेक करता है, जहां उसे पता चलता है कि आज यहाँ 6th फ्लोर पर गवर्नमेंट के बड़े ऑफिशियल्स की मीटिंग है। निक समझ जाता है कि वो मेयर के साथ साथ इन्हीं ऑफिशियल्स को मारना चाहता है। वो क्लाइड के लगाए हुए कुछ बॉम्ब्स तक पहुंच जाता है, जहां उन्हें पता चलता है कि वो बॉम्ब डिफ्यूज नहीं हो सकते हैं। डिटेक्टिव निक को बोलता है कि उन्हें मेयर को इन्फॉर्म करना होगा, लेकिन निक मना कर देता है क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो बिल्डिंग खाली करानी पड़ेगी और क्लाइड ये सब देख लेगा, जिससे वो बॉम्ब को मैन्युअली ऑपरेट करके उड़ा देगा। ये लोग उलझन में आ जाते हैं कि अब बिना किसी की जान गवाए हम कैसे लोगों को बचाएंगे। क्लाइड सुरंग से होते हुए वापस अपने सेल में आ जाता है, जहाँ उसे निक पहले से ही बैठा मिलता है। क्लाइड को पता चल जाता है कि निक जान चुका है कि उसने वहाँ पर सुरंग बनाई हुई है। वो दोनों बहस करते हैं। क्लाइड उससे बोलता है कि तुम सब मुझे नहीं रोक सकते हो। मैंने जो दर्द महसूस किया है, आज उस दर्द को सब महसूस करेंगे। निक क्लाइड को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा मत करना और फोन का बटन मत दबाना। दरअसल वो फोन उन बॉम्ब्स का डेटोनेटर होता है जो क्लाइड ने मेयर को मारने के लिए लगाए थे। क्लाइड बहुत गुस्से में होता है। वो बोलता है कि आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, इसीलिए वो बटन को दबा देता है, जिसको देखकर निक वहाँ से चला जाता है। क्लाइड को समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो देखता है कि सुरंग का दरवाजा और सेल का गेट बंद कर दिया गया है, जिसके बाद उसे उसके ही बॉम्ब की बीप सुनाई देती है और वो समझ जाता है कि निक इस बार उससे बाजी जीत गया है। जिसके तुरंत बाद वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और क्लाइड मारा जाता है। ये फिल्म तो यहाँ पर खत्म हो जाती है, पर सवाल ये उठता है कि क्यों क्लाइड जैसा इंसान
जो कि कानून को इतना मानता था, ऐसा सरफिरा क्रिमिनल बन गया? क्या हमारे सिस्टम की वजह से, जिसमें संगीन से संगीन जुर्म करने वाले लोग भी आसानी से छूट जाते हैं? शायद इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास ना हो, पर हमेशा बहरों को सुनाने के लिए भी धमाकों की जरूरत नहीं होती। सो विद ऑल दैट सेड, आज की वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।